तो हेलो मेरे नर्सिंग ऑफिसर्स, आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो कि आईसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हॉस्पिटल के आईपीसी प्रैक्टिस जो कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि पेशेंट जब भी कोई बीमारी या फिर डिसीज लेके आता है तो उसको हम प्लस पॉइंट बोल के जो कुछ इन्फेक्शन है वो देते हैं हॉस्पिटल की तरफ से, उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। उसको प्रिवेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो है एंटीबायोटिक्स का कंजप्शन बहुत बढ़ जाता है। इसके लिए हमें इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता क्या है। तो सिंपल टर्म में देखिए कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो कि एचआई इज अ इन्फेक्शन दैट अ पेशेंट गेट व्हाइल रिसीविंग ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी आफ्टर 48 hours of admission which has not present or incubating at the time ऑफ एडमिशन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 48 आवर्स का जो मैंने हाईलाइट किया है कि 48 आवर्स के बाद जो भी हॉस्पिटल में आने के बाद पेशेंट को इन्फेक्शन होता है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। जैसे ही पेशेंट आता है ऑन टाइम एडमिशन, उसको अगर फॉर एग्जांपल ऑन टाइम एडमिशन उसको अगर फीवर है तो वो फीवर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं होता है क्योंकि वो बाहर से लेके आए। पर हमारे यहाँ पेशेंट एडमिट हो गया 48 आवर्स मतलब 2 दिन के बाद उसको फीवर आया है, क्योंकि हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे तो उसको फीवर नहीं आना चाहिए। अगर फीवर आता है तो वो जो है वो किसी स्टाफ ने दिया होता है या फिर अनहाइजीनिक प्रैक्टिस करने के बाद जो कुछ होता है उससे ट्रांसफर हुआ होता है, तो उससे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं जो कि हॉस्पिटल ने पेशेंट को दिया है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया, ये हाईलाइट किया वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर 48 आवर्स। उसके बाद देखिए कि इलेबरेशन डेफिनेशन ऑफ द 48 आवर्स रूल्स क्या होता है कि एन इन्फेक्शन इज अ कंसिडर हॉस्पिटल एक्वायर्ड, जिसे हम एचआई भी बोलते हैं, if it develops after 48 hours, देखिए after 48 hours of admission to healthcare facility and was not present or incubating at the time of admission के टाइम पे उसको कुछ भी नहीं था, मतलब नॉर्मल फीवर हो सकता है पर इतना ज्यादा भी नहीं था कि जिसे जो हो भी नहीं सकता था, पर वो किसने दिया है, हॉस्पिटल ने दिया है। कब दिया है कि एडमिशन होने के बाद 48 आवर्स के बाद दिया हुआ है, मतलब 2 दिन के बाद दिया हुआ है, तो उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में आते हैं। वो किससे होता है कि इन प्रॉपर वी कैनुला डाला हो, मतलब स्टेराइल प्रोसीजर नहीं फॉलो की हो, या फिर कैथेटर डाला हो तो उस वक्त क्लीन नहीं किया हो, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस प्रॉपरली यूज नहीं किया हो, या फिर हॉस्पिटल क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो, तो इस सब की वजह से जो कुछ पेशेंट को ट्रांसफर होता है इन्फेक्शन, उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं, जो कि 48 आवर्स के बाद ही कंसिडर किया जाता है, पहले नहीं किया जाता है। वो हॉस्पिटल की गलती नहीं है कि पहले 48 आवर्स के पहले आ गए, 48 आवर के बाद आया तो हम बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल्स ने उनको इन्फेक्शन दिया है, उसे हम एचआई बोलते हैं। अब देखिए, अगर आपको ये भी नहीं क्लियर हुआ तो आप एग्जांपल देखिए कि सिनारियो बेस, अगर कोई पेशेंट है तो 1 नंबर वाला कि पेशेंट एडमिटेड विद द निमोनिया, तो उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि वो पहले से ही निमोनिया लेके आया है। हमने उस पे वेंटिलेटर पे डाला है पेशेंट को और फिर उसको वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। पर पहले से ही पेशेंट अगर एडमिट हो रहा है निमोनिया से तो उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं बोलते हैं। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड सिनारियो जो कि पेशेंट डेवलप्स फीवर, वो जो है 30 आवर्स आफ्टर एडमिशन, उसे भी हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 30 आवर्स ही हुआ है, 48 आवर्स नहीं हुआ है, तो उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं बोल सकते, जो कि कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए कि पेशेंट डेवलप्स यूरिनरी इन्फेक्शन ऑन डे थर्ड, जो कि 72 आवर्स के जो कि 72 आवर्स दिया हुआ है, तो उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोल सकते हैं। कि कौन सा वाला केयर बंडल, कॉटी वाला कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में कंसीडर होता है क्योंकि वो 72 आवर्स मतलब 48 आवर्स के बाद भी हुआ हुआ इन्फेक्शन है। किसने दिया है उसे? हॉस्पिटल्स ने या फिर किसी स्टाफ ने हो सके अनहाइजीनिक प्रैक्टिस फॉलो की हो, कैथेटर डालते वक्त उसको अनहाइजीनिक प्रैक्टिस फॉलो की हो, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन प्रॉपर फॉलो किया हो, तो उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, तो उसे हम कंसिडर करते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और लास्ट वन फोर्थ वन देखिए कि आईसीयू पेशेंट ऑन वेंटिलेटर, वेंटिलेटर से क्या सा होता है, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया, और जो निमोनिया है ऑन 5th डे उसको निमोनिया हुआ है हॉस्पिटल में, पेशेंट आईसीयू में एडमिट था, तो हम उससे हाँ एचआई बोल सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्योंकि वो 5th डे पे हुआ है।
से 48 आवर्स के बाद जो होता है उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। अब देखिए जो कोई पॉइंट होता है जो कि एक्सेप्शन एंड नोट करने के पॉइंट है। जैसे कि देखिए इंक्यूबेशन पीरियड मैटर्स करता है, जो कि इंक्यूबेशन पीरियड्स होता है वो क्यों मैटर करता है, क्योंकि सम इन्फेक्शन लाइक टीबी और हेपेटाइटिस में टेक लॉन्ग टाइम टू शो सिम्टम और क्लिनिकल जजमेंट इज नीडेड। उसके लिए क्लिनिकल जजमेंट नीडेड होता है। किस चीज के लिए? टीबी और हेपेटाइटिस है तो हमें उसके लिए टाइम लगता है, क्योंकि उसका इंक्यूबेशन पीरियड, साइन एंड सिम्टम दिखाने का पीरियड, उसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, जो है 6 मंथ हो सकता है या फिर अप टू 1, मतलब 6 मंथ में ही दिखाता है हेपेटाइटिस का, तो उतना लॉन्ग टाइम लगता है। तो उसे हम जज करने के लिए बहुत ही क्रुशियल मेथड होता है उसके लिए। तो हम उसे ऐसे ही डायरेक्टली जज नहीं कर सकते कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया, टीबी मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हुआ पेशेंट को। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। सेकंड वाला देखिए कि इन्फेक्शन फ्रॉम सर्जिकल वुंड आर काउंटेड एज HA इवन आफ्टर डिस्चार्ज। देखिए अगर आप बोलोगे कि पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर डिस्चार्ज हो गया तो हमारा रोल कुछ नहीं है, तो वैसा नहीं होता है। जो भी SSI सर्जिकल साइड इन्फेक्शन होता है वो दो कैटेगरी में होता है, एक तो 30 डेज होता है, एक 90 डेज होता है। 30 डेज माने शॉर्ट सर्जरी हुआ है जो कि, और 90 डेज माने इम्प्लांटेशन है, बड़ी सर्जरी हुई है उसके लिए। अब इसका क्या रोल होता है कि हम पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद भी ICS का रोल बहुत होता है, क्योंकि जो भी पेशेंट डिस्चार्ज होता है उनके हमें नंबर लेने होते हैं, उनका एड्रेस पता होना चाहिए, और आप एक डेट डिसाइड कीजिए कि मंथली हो सके, मंथली तो बहुत हो गया, वीकली देखिए कि वीकली या फिर एक दिन में एक बार कॉल कीजिए और उनसे पूछिए कि सर्जिकल साइड पे आपको कुछ डिस्चार्ज हुआ है, आपको पेन हो रहा है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, पस आ रहा है, ऐसा आपको कॉल करके पेशेंट को पूछना पड़ता है। तो 30 डेज तक या 90 डेज तक आपको पूछना पड़ता है। तो अगर पेशेंट घर पे जाके भी उसको सर्जिकल साइड इन्फेक्शन हुआ है, जो सर्जरी के साइड पे इन्फेक्शन हुआ, तो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में कंसिडर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए थर्ड वन, इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग केयर इन वन फैसिलिटी बट appear later like during transfer are still HIF for the original facility। जो भी पेशेंट को ट्रांसफर करते हो तो उसको किसी हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया है और उसको तब फीवर आया, तो वो पिछले हॉस्पिटल का हमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कंसिडर करते हैं। वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे यहाँ पे आके उसको है, पहले से ही लेके आया किसी और हॉस्पिटल से। ये नोट करने की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देख अब देखिए टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ये है। ये जो 4 दिए हुए केयर बंडल्स भी आप यूज करते होंगे आपके डेली फाइल्स में मेंटेन करने के लिए, कि उसके अंडर भी चेक पॉइंट होते हैं। तो उसको फॉलो करने से हम कैथेटर एसोसिएटेड जो भी इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जो भी कुछ होगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हमें उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वो बाद वाला टॉपिक है। अब देखिए कि फर्स्ट वन है जो कि कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। उस, उसके लिए कौन सा माइक्रोबियल होता है? तो ई कोलाई और क्लेप्सिला। अब सेकंड वन देखिए कि क्लैप्सी, जो कि सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होता है, उसके लिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। उसके बाद देखिए कि थर्ड वन वैप, जिसे पेशेंट जो कोई भी वेंटिलेटर पे होता है उसे हम वैप का जो चेकलिस्ट होता है वो लगाते हैं। तो उस पे देखिए कि वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया, जो कि वेंटिलेटर से हुआ है इन्फेक्शन, उसे हम वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया बोलते हैं। जिसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है वो देखिए कि सोडोमोनास एंड एसिनिटोबैक्टीरिया। और अब लास्ट वन देखिए एसएस है, जो कि मैंने पहले बोला 30 डेज और 90 डेज का होता है। सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, जो भी सर्जरी साइड हुआ है, जो जहाँ पे सर्जरी हुआ है उस साइड पे जो भी इन्फेक्शन होगा हम उसे सर्जिकल साइड इन्फेक्शन बोलते हैं। उसके लिए स्टेफाइलोकोकस और MRSA होता है। आप उसके बाद देखिए, अब देखिए रिस्क फैक्टर फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए, कि जिससे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बढ़ सकता है। फर्स्ट वन इज यूज ऑफ द इन्वेजिव डिवाइसेस। अब देखिए इन्वेजिव डिवाइसेस वो होती है कि जो हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं, जो भी बॉडी में जाता है उसे इन्वेजिव डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कि कैथेटर बॉडी के अंदर जाता है, उसके बाद वेंटिलेटर्स की ट्यूब हो गई जिसे ईटी ट्यूब बोलती है, और आईवी लाइंस भी वेन वेन जिसे वेनफ्लो बोलते हैं। वो सारे इन्वेजिव प्रोसीजर्स हो गए। जैसे कि ऑपरेशंस में भी कोई इम्प्लांट कर दिया तो इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे कि ऑपरेशंस में भी कोई
इम्प्लांट कर दिया तो वो इन्वेजिव प्रोसीजर्स हो गए। जैसे भी बॉडी ओपन होता है फिर बॉडी के अंदर कुछ जाता है, जैसे कि बॉडी ओपन किया है फिर बॉडी के अंदर कुछ इंसर्ट किया तो उसे इन्वेजिव डिवाइसेस या इन्वेजिव प्रोसीजर्स बोलते हैं। तो सेकंड वन इज अ प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे। बहुत ज़्यादा देर तक पेशेंट हॉस्पिटल्स में रहते हैं, जैसे कि न्यूरो के पेशेंट हो गए, ट्रॉमा के पेशेंट हो गए, वो प्रोलॉन्ग रहते हैं हॉस्पिटल्स में। तो कभी ना कभी ये चांसेस बन जाता है कि उस पेशेंट को भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि कभी भी गलती से हो गया, किसी ने आईपीसी प्रैक्टिस प्रॉपरली फॉलो नहीं किया वो, या फिर इन्फेक्शन ट्रांसफर हो गया, तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि उस पेशेंट को जो प्रोलॉन्ग है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाए। थर्ड वन इज आईसीयू एडमिशन। क्योंकि देखिए आईसीयू में बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स रहते हैं, उन्हें बहुत सी लाइंस रहती है, जैसे कि सेंट्रल लाइन, आर्टेरियल लाइन होती है, और वेंटिलेटर पे भी रहते हैं पेशेंट, कैथेटर भी रहता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल तरीके से हमें हैंडल करना होता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए, और उन्हें बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाए। एंड फोर्थ वन इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया हो किसी पेशेंट्स में, तो उसे आइसोलेशन में ही रखा जाता है या फिर आइसोलेटेड वार्ड ही होता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत लो हो जाता है। तो इस पेशेंट को भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन बात हो सकती है। अब फिफ्थ वन देखिए कि एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज हो गया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एंटीबायोटिक्स का अगर प्रोलॉन्ग यूज करते हैं, अगर हमने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया और उसके बाद हमने डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स ले लिया, जैसे कि कॉमनली अगर किसी को गले में दर्द होता है तो वो अजिथ्रोमाइसिन कॉमन टैबलेट ले लेते हैं विदाउट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, या फिर उसके बाद देखिए कि एंटीबायोटिक्स लेने का सही जो रूट होता है, रूट नहीं, जो कि सही वे होता है, वो होता है कि हमें ब्लड कल्चर करवाना होता है। सबसे पहले ब्लड कल्चर करेंगे, देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया हमारे लिए सेंसिटिव है, तो उसी तरीके से हम एंटीबायोटिक्स ले लेंगे। अगर हम डायरेक्टली एंटीबायोटिक ले लेंगे और बैक्टीरिया अगर रेजिस्टेंस हो गया हमारे एंटीबायोटिक्स को, तो फिर वो अगले कुछ सालों तक हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। अगर हमने सारे एंटीबायोटिक्स हायर एंटीबायोटिक्स पहले ही ले ली या फिर पहले ही पेशेंट को दे दी, तो उसके बाद हमें कोई भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगा। वही होता है कि एंटीबायोटिक्स का अगर ओवर यूज करोगे तो इन्फेक्शन और बैक्टीरिया बैक्टीरिया की ग्रोथ होती रहेंगी। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हमारे लिए एक हथियार है जो कि लिमिटेड है हमारे लिए। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स नहीं है हमारे पास, बहुत लिमिटेड स्टॉक होता है एंटीबायोटिक्स का। अगर कोई भी पूरा इस्तेमाल कर ले, पहले ही सारे एंटीबायोटिक्स यूज कर ले, उसके बाद उसको रेजिस्टेंस हो जाए, तो फिर तो कोई एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगा, फिर तो इन्फेक्शन से पेशेंट की डेथ ही होने वाली है। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। एंड सिक्स वन देखिए कि पुअर हैंड हाइजीन्स। अगर हम हैंड वॉश नहीं करते हैं, प्रॉपर सैनिटाइजर्स नहीं फॉलो कर सैनिटाइजर्स नहीं लेते हैं, तो हाथ से ही जो हम हाथ से ही सारे काम करते हैं ना, तो उसकी वजह से ही पेशेंट टू पेशेंट या फिर हमें भी बहुत इन्फेक्शन ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेवन वजह इनएडिक्वेट एनवायरमेंटल क्लीनिंग। अगर प्रॉपर फर्श हो गया, पेशेंट की बेड बेड की ग्रिल्स हो गई या फिर बेड हो गया, अगर प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ है हाइपोक्लोराइड से, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल से इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। अब देखिए कि प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंट कैसे कर पाएंगे हम? सबसे पहला है कि जो हम करेंगे हैंड हाइजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हॉस्पिटल्स में, या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हॉस्पिटल में हैंड हाइजीन्स प्रॉपरली होना ही चाहिए। अगर हैंड हाइजीन प्रॉपर नहीं करोगे तो इन्फेक्शन ट्रांसफर के जो भी चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 मूवमेंट्स जो हो गए हैंड हाइजीन के, या फिर जो स्टेप्स होते हैं हर हॉस्पिटल्स में, या फिर हर गाइडलाइंस की वो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, वो हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड वन है कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें आता है ग्लोव्स, मास्क, गाउन, फेस शील्ड, ये पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद के प्रिवेंशन के लिए भी और पेशेंट के प्रिवेंशन के लिए भी हमें पीपी किट पहनना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए कि थर्ड वन इज अ डिवाइस केयर बंडल। जैसे कि मैंने बोला है बंडल्स होते हैं कॉटी, क्लेप्सी एंड वैप, जो कि वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया होते हैं, उसके बंडल्स, उस बंडल्स के अंडर आते हैं कुछ चेकलिस्ट या कुछ पॉइंट्स आते हैं जिससे कि हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन कर सकते हैं। ये भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। वन इज एनवायरमेंटल क्लीनिंग। फर्श की साफ सफाई हो, बेड की क्लीनिंग हो, या फिर वॉल्स की क्लीनिंग, नर्सिंग स्टेशंस की क्लीनिंग, सारी क्लीनिंग्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शंस कहीं से भी ट्रांसफर हो सकता है। उसके लिए हम यूज करते हैं हाइपोक्लोराइड जनरली,
उसके बाद देखिए कि फिफ्थ वन इज अ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे घर में भी कोई कचरा होता है उसको हम सेग्रीगेट करके ही गीला सूखा कचरा फेंकते हैं, उसी तरह हॉस्पिटल्स में एक ही तरह पे हम कचरा नहीं डालते या फिर जो वेस्ट होता है वो नहीं डालते हैं। उसके लिए सेपरेट बीन्स की हुई थी, जैसे कि रेड, येलो, ब्लू, जो व्हाइट होता है वो पंक्चर प्रूफ होता है निडल्स के लिए। उसको बायोमेडिकल मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे भी इंफेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद अब सिक्स वन देखिए कि एंटीबायोटिक्स स्टीवर्डशिप, जो कि एंटीबायोटिक्स है उसका ओवर यूज नहीं करना है, और जो भी कुछ होगा, ब्लड कल्चर करना हो, ब्लड रिपोर्ट से ही एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्रिप्शंस करना होता है, ऐसे ही हम खुद से नहीं ले सकते। रोल्स ऑफ आईसीएनस इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने में आईसीएनस का, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि जिसमें उसको लेना पड़ता है डेली सर्विलेंस राउंड, लेना पड़ता है कि कोई हैंड वॉश कर रहा है नहीं, क्लीनिंग प्रॉपर हो रहा है नहीं, डिसइंफेक्शन सॉल्यूशंस, पीपी किट प्रॉपर पहनी है या नहीं पहनी, वो सारे राउंड्स को डेली कवर करने होते हैं। उसके बाद देखिए कि एजुकेट करना होता है स्टाफ को। हर किसी स्टाफ को इन्फेक्शन के बारे में नहीं पता होता है, तो उसके लिए उसको इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए एजुकेशन देना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद देखिए कि थर्ड वन इज कंडक्ट ऑडिट। ऑडिट जो होता है हैंड हाइजीन के लिए, वेस्ट जैसे कि बीएमडब्ल्यू और स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑडिट, जैसे कि कोई एनएबीएच ऑडिट करता है, जैसे ऑडिट करता है, वैसे ही आईसीएस को इंटरनल ऑडिट करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद देखिए कि फोर्थ वन इज इन्वेस्टिगेट आउटब्रेक, जैसे कि आरसी एंड कापा जो होता है, रूट कॉज एनालिसिस एंड क्यूरेटिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शंस, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड फिफ्थ वन इज देखिए रिपोर्ट ऑफ द एचआई डाटा टू एनएबीएच, एनसीडीसी और एमओएचएफडब्ल्यू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है, उसको अपना रिपोर्ट सबमिट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रियलिटी है वो सबके सामने आनी जरूरी होता है। पर अब जब कोई हॉस्पिटल्स में वैसा करते नहीं है, ज्यादातर पैसे ले दे के सेटल हो जाता है, पर वही है अपनी अपनी जो है ईमानदारी के बेस पे चलता है सब। अब देखिए कि टूल्स फॉर आईसीएस इन एचएआई मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मैनेज करने के लिए वो क्या क्या यूज कर सकती है, टूल्स माने। उसके बाद जो ऑडिट होगा वो जो होगा उसके लिए फर्स्ट वन इज एचआई सर्विलेंस फॉर्म। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का सर्विलेंस फॉर्म भी होता है कि किसने पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, उसका एक सर्विलेंस फॉर्म होता है ऑडिट की तरह ही। उसके बाद रूट कॉज एनालिसिस, आरसीए बोलते हैं उसके, कि एग्जैक्ट रूट कहाँ हुआ है, उसका क्या हुआ है, किस वजह से पेशेंट्स को इन्फेक्शन हुआ है, उसके लिए बोलते हैं हम आरसीए, रूट कॉज एनालिसिस। थर्ड वन देखिए कि ऑडिट चेकलिस्ट, जैसे कि हैंड हाइजीन के ऑडिट हुई, स्टेरिलाइजेशन के ऑडिट, बीएमडब्ल्यू के ऑडिट, सारे ऑडिट करना बहुत जरूरी है, इससे भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कवर हो सकता है। उसके बाद देखिए कि केयर बंडल, जो कि कॉटिक, लेप्सी, वैप, एस है, वो सारे चेकलिस्ट फॉलो करना बहुत जरूरी होते हैं, जिससे प्रिवेंशन हो पाए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से। और फिफ्थ वन इज अ मंथली एचएआई समरी रिपोर्ट, जो कि मंथली बेसिस पे या फिर वो हॉस्पिटल्स पे डिपेंड करता है कि कब कब मीटिंग ली जाती है, जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग बोलते हैं, या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के लिए मीटिंग होता है, उसमें आईसीएन सारे अपने रिपोर्ट्स हो गए वो सबमिट करती है, जिससे कि फर्दर मैनेजमेंट के लिए इजी हो जाता है। एंड ये हो गया हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। आपको अगर कुछ समझा नहीं है तो आप सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवा लीजिए कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता क्या है। तो वही बात है कि आप मुझे उसको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन किससे होता है, केयर बंडल्स, और 48 आवर्स का जो क्राइटेरिया रूल्स है वो वाला, और उसके लिए प्रिवेंशन मेजर्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप कंसेप्ट क्लियर करवा लीजिए, उतने ही वो बहुत हो गए। तो थैंक यू मेरे नर्सिंग ऑफिसर्स, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।